से आपका स्वागत है और सबसे पहले बात होगी मैनपुरी की। मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी का रोड शो होने जा रहा है। एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में रोड शो होगा। रोड शो में अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव ने उपचुनाव में यहाँ से जीत हासिल की और एक बार फिर से डिंपल यादव यहीं से चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले भी 3 जनसभाएं और रैलियां कर चुके हैं डिंपल यादव के लिए अखिलेश यादव, और एक बार फिर से रोड शो होने जा रहा है मैनपुरी में। रोड शो में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। मैनपुरी में पूरा जोर समाजवादी पार्टी लगा रही है और सुनिश्चित किया जा रहा है डिंपल यादव की जीत को। इस बीच देखिए, सपा के गढ़ मैनपुरी में लगातार आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रचार जारी है। सपा के गढ़ में एक बार फिर से जीत समाजवादी पार्टी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इस बीच देखिए, हालांकि बीजेपी भी लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि खुद योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा रोड शो रहा, लेकिन अभी अखिलेश यादव रोड शो करने जा रहे हैं। शायद कल ही इसी योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में रोड शो किया और आज मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नजर आने वाले हैं। डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं। मुलायम सिंह यादव की विरासत को सहेज कर रखना पार्टी के लिए बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि मैनपुरी से देखिए लगातार चुनावी मैदान में मुलायम सिंह यादव जीते और लगातार जीते रहे। अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी परीक्षा है इस बार का लोकसभा चुनाव, क्योंकि विरासत को सहेज कर रखना एक बड़ा चैलेंज है। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज और मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं और ये दोनों सीटें पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने जीती थी। तो मुलायम सिंह यादव की एब्सेंस में ये पहला लोकसभा चुनाव है और पूर्ण तौर पर अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी की कमान है। ऐसे में मैनपुरी और कन्नौज को जितना जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। और अब आगे बढ़ेंगे बात हैदराबाद की, क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की खुदकुशी का ये पूरा मामला, जिसमें तेलंगाना पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। 8 साल के बाद यहां पर पुलिस ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। बड़ी जानकारी ये है कि तेलंगाना पुलिस जाति का पता लगाने के डर से सुसाइड किया, तो इस पूरे मामले में जो आरोपी है उन्हें क्लीन चिट का ये मामला है। और रोहित वेमुला से जुड़ा हुआ ये खबर आपको बता रहे, खुदकुशी का मामला था जिसमें जाति का पता लगाने के डर से सुसाइड किया गया, ये पुलिस की तरफ से कहा गया। दरअसल आपको बता दें, रोहित वेमुला दलित जाति का नहीं था। जाति का पता लगाने के लिए ये सुसाइड का पूरा मामला है, जो कि पुलिस की तरफ से कहा गया है। छात्र रोहित वेमुला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस की ओर से जांच पूरी हो गई है। पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट लाई और इसमें ये बात सामने आई। 2016 की बात अगर हम करें तो 2016 में रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी और ये दावा किया गया, हाईकोर्ट में ये दावा किया गया था पुलिस की तरफ से कि रोहित को ये पता था कि वो दलित नहीं था। जाति की पहचान उजागर होने के डर से उसने आत्महत्या कर ली थी। जनवरी 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या से मौत के कारण विश्वविद्यालय में दलितों के खिलाफ भेदभाव को लेकर देशव्यापी विरोध तब शुरू हो गया था। किन किन नेताओं को मिली है क्लीन चिट? पुलिस की ओर से दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट में तब के सिकंदराबाद के सांसद बंडारू दत्तात्रेय, विधान परिषद के सदस्य एन रामचंद्र राव, कुलपति अप्पा राव, इसके अलावा एबीवीपी नेता और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को निर्दोष इसमें साबित किया गया है। पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आया वो आप जान लीजिए। पुलिस जांच में सामने आया कि रोहित ने अपनी सही जाति को उजागर होने के डर से आत्महत्या की थी। उसने खुद को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नहीं बताया था। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि रोहित वेमुला को डर था कि उसकी जाति की सच्चाई बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से नहीं था और इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली थी। और इसी बीच अब बढ़ेंगे खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, सरकार ने प्याज पर लगाया 40% निर्यात शुल्क। केंद्र ने देसी चने पर आयात शुल्क छूट बढ़ाई और अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। अखबारों में भी इसका जिक्र है। प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा और इसी हेडलाइंस के साथ अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। सरकार ने शुक्रवार को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है और इसके साथ ही सरकार ने देसी चने के आयात पर शुल्क से 31 मार्च 2025 तक छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा 31 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी किए गए बिल ऑफ एंट्री के जरिए पीले मटर के आयात पर शुल्क छूट भी बढ़ा दी गई है। बिल ऑफ एंट्री एक कानून दस्तावेज है जो आयातकों का या सीमा शुल्क निकासी एजेंटों के आयातित माल के आगमन या उससे पहले दाखिल किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये सभी बदलाव 4 मई से प्रभावी होंगे। तो देखिए, देश में डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर, गौतम सिंघानिया दोबारा से रेमंड की मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18% से बढ़कर 229 करोड़ रहा।
इस बीच आय 21% भी बढ़ी है और अखबारों में भी पूजा इस खबर का जिक्र किया दरअसल गया है। तलाक विवाद को लेकर ये पूरा मामला गरमाया था और इस बीच रेमंड के बॉस बने हैं गौतम सिंघानिया। पत्नी ने कई गंभीर आरोप इन पर लगाए थे, लेकिन इस बीच जब नतीजे जारी हुए चौथी तिमाही के, इसमें बोर्ड ने बताया कि गौतम सिंघानिया के नेतृत्व में समूह ने काफी अच्छी प्रगति की है। इसमें यह भी कहा कि एक बार फिर से कंपनी के एमडी के रूप में रखने का ऐलान किया गया है गौतम सिंघानिया को। तो इसमें एक और बड़ी जानकारी ये भी है कि अब अगले 5 साल के लिए रेमंड के एमडी के तौर पर गौतम सिंघानिया कंपनी में शामिल रहेंगे। बोर्ड ने कहा है कि गौतम सिंघानिया ने ग्रुप को एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बदलेगी गांव की तस्वीर। गडकरी ने बताया मोदी सरकार का रोड मैप। सरकार ने तय किया है कि गांव समृद्ध हो। देखिए 2014 से सरकार में आने के बाद लगातार बीजेपी का एक ये तो प्रायोरिटी रहा है कि गाँव को शहरों की तर्ज पर आगे बढ़ाया जाए, उनमें समृद्धि हो, उनमें विकास हो। इस तरीके से आपको पहला प्रयास याद होगा जो गांव गोद लेने का सिलसिला शुरू हुआ था, और उसके बाद अब लगातार आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी बेटर की जा रही है। कनेक्टिविटी से जाहिर तौर पर जो गांव हैं वो भी शहरों की तर्ज पर विकसित होंगे, और जो लोग देखिए गांव छोड़कर अपने घरों को छोड़कर आते हैं शहरों में बसने के लिए, खाने कमाने के लिए, जाहिर तौर पर अगर गांव में ही रोज़गार के अवसर पैदा होंगे या फिर उस जगह पर अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो जाहिर तौर पर लोगों को अपना घर नहीं छोड़ना होगा। तो ऐसे में देखिए गांव की तस्वीर बदलने का रोड मैप साझा कर रहे हैं नितिन गडकरी, और उन्होंने बताया कि मोदी सरकार का रोड मैप क्या है। सरकार ने तय किया है कि गांव समृद्ध हो और इसी बात का जिक्र है। अब बदलेगी गांव की तस्वीर। नितिन गडकरी ने बताया मोदी सरकार का रोड मैप इसलिए जैव ईंधन और वैकल्पिक ईंधन नीति लेकर आए हैं। वो बता रहे हैं कि किसानों के पास में क्या क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्या विकल्प होंगे। इंडियन ऑयल देश भर में 300 इथेनॉल पंप स्थापित करने जा रहा है। गांव में उत्पादित इथेनॉल को क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर आपूर्ति की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इस रोड मैप का जिक्र है। और दैनिक जागरण की खबर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज़ादी के बाद के सालों में ग्रामीण क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। महाराष्ट्र के लातूर जिले में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि गांव का चेहरा बदलना इस पर निर्भर करता है कि सरकार की नीतियां कैसी बनाई जाती हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की अगर बात करते हैं, बड़े उद्योगों पर ध्यान दिया गया, लेकिन गांव को समृद्ध नहीं किया गया। गांव विकसित नहीं हो पाए। गांव में स्कूल, शिक्षक, सड़कें, साफ पानी नहीं था। हम जैव ईंधन और वैकल्पिक ईंधन नीति लेकर आए हैं। हम गांव की तस्वीर बदलने की कोशिश करें। हमारी सरकार ने तय किया कि गांव समृद्ध हो, और सरकार ने इस संबंध में कई फैसले भी लिए हैं, जिस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। भारत हर साल 16 लाख करोड़ रुपए के जीवाश्म ईंधन का आयात करता है। उन्होंने आगे कहा कि हमने तय किया कि ईंधन किसान को बनाना चाहिए, इसलिए हम जैव ईंधन और वैकल्पिक ईंधन नीति लेकर आए हैं। इंडियन ऑयल देश भर में 300 इथेनॉल पंप स्थापित करने जा रहा है। गांव में उत्पादित इथेनॉल को क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर आपूर्ति की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और गांव समृद्ध होंगे। ये सरकार का रोड मैप है, जिसका जिक्र नितिन गडकरी करें कि हम कैसे अपने जीवाश्म जो हमारे पास सोर्सेज हैं अब हम उनका इस्तेमाल करेंगे। आत्मनिर्भरता भी होगी, गांव समृद्ध भी होगा और रोजगार के अवसर भी होंगे। और अब आगे बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर से। आपको बताएंगे खबर, बांदीपोरा में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। मौके से सेना ने हथियार, गोला बारूद को बरामद किया है। चंगाली जंगल में पुलिस ने, सीआरपीएफ ने ये संयुक्त कार्रवाई की और बड़ी सफलता मिली है। और आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ करते हुए यहां से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया है। आपको बता दें कि चंगाली जंगल में पुलिस ने और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यहां पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल करते हुए आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। इसी बीच खबरों में बढ़ेंगे आगे बड़ी खबर, जहां संसद भवन में एनएसजी का मॉक ड्रिल और संसद भवन की सुरक्षा को लेकर यह मॉक ड्रिल हुआ है। एनएसजी की कई टीम मॉक ड्रिल में शामिल हुई है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता की जा सके, इसे लेकर एनएसजी की कई टीम मॉक ड्रिल करते हुए नजर आई। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर यह मॉक ड्रिल हुआ। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से आसमान से लेकर जमीन तक मॉक ड्रिल से सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाया जा रहा है। संसद भवन में एनएसजी का ये मॉक ड्रिल, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। एनएसजी की कई टीम मॉक ड्रिल में शामिल हुई है। और देखिए कई सारे जवानों की तैनाती रही। कल करीबन 2 बजे का समय बताया गया था जब ये मॉक ड्रिल हुआ और इस मॉक ड्रिल को किया गया। दरअसल पिछली बार जब हमने देखा था संसद में सुरक्षा की चूक का मामला सामने आया था, उसी से सबक लेते हुए यहाँ पर लगातार जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और ये मॉक ड्रिल करना भी उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके तहत यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया। एनएसजी की कई सारी टीमें मॉक ड्रिल करती हुई नजर आई। कई सारी टीमों को बुलाया गया और यहाँ पर उनके द्वारा मॉक ड्रिल की गई। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर चॉपर नजर आए, हेलीकॉप्टर्स नजर आए, साथ साथ में एनएसजी कमांडोज नजर आए जो कि मॉक ड्रिल करते हुए दिखाई दिए। किस तरीके से एक ऐसी स्थिति को नियंत्रण करना है और उससे निपटना है, ये उसका उदाहरण पेश करते हुए नजर आए। फिलहाल तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर संसद भवन से, दिल्ली से, जहां पर कल
करीबन दोपहर के समय एनएसजी कमांडोज के द्वारा मॉक ड्रिल की गई और पिछली बार जब संसद में सुरक्षा की चूक का मामला सामने आया था उससे सीख लेते हुए यहाँ पर मॉक ड्रिल कुल मिलाकर की गई। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं खबरों में। इससे पहले हम अगली खबर आपको बताएं, अखबार में दैनिक भास्कर मेरे पास यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर है। हेडलाइन दी गई है कि 50 की उम्र में भी व्यायाम शुरू, तो 70 में 40 जैसी फिटनेस आपकी हो। इनकी आप 70 साल के हैं तो आप 40 की उम्र जैसे फिट एंड फाइन रहेंगे, क्योंकि भारत 24 यहाँ पर योग के माध्यम से फिटनेस के बारे में बताता है, तो ये खबर बताना महत्वपूर्ण हो जाता है। और रंजना, यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप 70 के भी हैं तो भी आप 40 जैसे फिट रह सकते हैं। और यहाँ पर बाकायदा बताया भी गया है कि इसमें 15 साल लगते हैं और रोज करीब 21 मिनट अगर आप व्यायाम करते हैं और 21 मिनट की व्यायाम की आपको जरूरत है। वैज्ञानिकों ने 11,000 से ज्यादा महिलाओं पर किए अपने शोध में पाया है कि 50 की उम्र के बाद पहली बार व्यायाम शुरू करने वाली महिलाओं का फिटनेस लेवल भी उतना ही पहुंच गया था जितना कि हमेशा से व्यायाम कर रही महिलाओं का है। इस बीच 90 की उम्र में अंतरिक्ष जाने को लेकर भी यहाँ खबर दी गई, लेकिन 60 की उम्र में व्यायाम शुरू किया तो नुकसान की भरपाई नहीं होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप मतलब आपके अखबार में जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 50 साल से कम आपको व्यायाम शुरू कर देना ही चाहिए। आपको शुरू से व्यायाम करना चाहिए ताकि आप अपनी उम्र से 20 साल जवान लगे। चलिए, मतलब अगर आपकी उम्र 50 साल है तो ये मत सोचिए कि अब आपकी उम्र हो गई और अब आपसे कहाँ व्यायाम होगा। तो साक्षी ने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसका जिक्र किया है कि आपका फिटनेस रहना, आपकी फिटनेस स्ट्रांग होना, आपका फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, देर मत कीजिए, आप आज से भी शुरू कर सकते हैं और ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप जब जागें तभी सवेरा है। आगे बढ़ते हैं और बात होगी महाराष्ट्र के अकोला की, जहां पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। 2 कारों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। अकोला के पातुर शहर में ये हादसा हुआ है। एमएलए किरण सरनाइक के भाई, भतीजे, बेटी और पोती सवार थे और जहां पर यह हादसा हुआ महाराष्ट्र के अकोला, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई है जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अकोला का ये पातुर शहर है जिसके पास हादसा हुआ है और एमएलए किरण सरनाइक के भाई, भतीजे, बेटी और पोती इस गाड़ी में सवार थे जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसी हादसे में 6 लोगों की जान भी गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। ज़्यादा स्पष्ट जानकारी और नहीं है अभी। एक अधिकारी ने बताया ये दुर्घटना दोपहर को हुई है जहां पर फ्लाईओवर के पास हुई। उन्होंने बताया कि जो कुछ घायल भी इसमें हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है और जो शव है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ये जानकारी मिली है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज करके जांच पूरी शुरू कर दी है। मौके पर जो ग्रामीण थे वो पहुंचे और उन्होंने जो ग्रामीण हादसे का शिकार हुए थे घायल, उनको तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया और यहाँ पर उनका ऑपरेशन शुरू हुआ। जो लोग ज़्यादा घायल थे, आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पंजाब से आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान का खुफिया सूचना भेजने वाला गिरफ्तार हुआ है। पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तारी हुई है। दस्तावेज, आधार कार्ड, सिम कार्ड, पासपोर्ट ये बरामद हुआ है, तो बड़ी सफलता मिली है। पंजाब से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। दस्तावेज उससे गिरफ्तार हुए, आधार कार्ड बरामद हुआ है। इसके अलावा सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। आज जानकारी ये मिली कि ये शख्स यहाँ से पाकिस्तान को खुफिया सूचना भेजा करता था। हालांकि अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उससे पूछताछ होगी और हो सकता है कुछ बड़े खुलासे इस पूछताछ में निकलकर सामने आए। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे और जंग के बीच हमास का रुख नरम, समझौते के लिए मिश्रा भेजे का प्रतिनिधिमंडल। अमेरिका ने इजराइल को चेताया है। इसी बीच तो ये बड़ी जानकारी है जहां हमास का एक नरम रुख जंग के बीच नजर आया है और अमेरिका ने इसे लेकर अब इजराइल से बातचीत भी की है, समझौते को लेकर बातचीत की है और अमेरिका ने इजराइल को चेताया भी है। बात कर लेते हैं अब स्पोर्ट्स सेगमेंट की। अखबारों में मौजूद आईपीएल में कोलकाता की शानदार जीत रही। इस बीच मुंबई इंडियंस को 24 रनों से कोलकाता ने हराया। स्टार्क ने झटके 4 विकेट और कुल मिलाकर केकेआर ने एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस को 24 रनों से हराया। 12 साल बाद मुंबई के घर में जीते हैं नाइट राइडर्स और यहां पर हेडलाइन दी गई है दैनिक भास्कर की अगर बात की जाए तो 51वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स की मुंबई इंडियंस पर 24 रन से जीत। कोलकाता का इंतजार हुआ खत्म, मुंबई को उसके घर पर 12 साल के बाद में हराया। ये जानकारी दी गई आईपीएल 17 के 51वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस पर 24 रन से जीत दर्ज की है। वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच होता है और वहां पर कोलकाता 19.5 ओवर में 169 रन पर ढेर हुई। जवाब में मुंबई ने 18.5 ओवर में 145 रन पर सिमटते हुए नजर आया। आईपीएल में सिर्फ चौथी बार किसी मैच में दोनों टीमें यहां पर ऑल आउट हुई हैं। वहीं केकेआर ने मुंबई को वानखेड़े पर 11 मैचों में सिर्फ दूसरी बार शिकस्त दी है। अब मैच के स्टार्स का भी जिक्र किया गया है पूजा यहां पर, और आपके अखबार में क्या कुछ हेडलाइन स्पोर्ट्स सेगमेंट में? देखिए, मैं चाहूंगी कि इस पर विस्तार से जानकारी आप ही दें क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा
क्रिकेट में एकदम दिलचस्पी रहती है और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बता भी सकते हैं इस विषय पर। अब इसमें अगर क्योंकि आपने कहा है तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि कौन कौन मैच के स्टार्स रहे और कोलकाता के प्रीमियम पेसर स्टार्क ने 3.5 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए। अपने पहले ओवर में स्टार्क ने ईशान को 13 को बोल्ड किया और उसके बाद में अंतिम ओवर में टीम डेविड और साथ साथ में तमाम जो स्टार्स रहे मैच के उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर मैं अपने अखबार की बात करूं तो मुंबई को 12 साल बाद उसके घर में पराजित किया गया और वेंकटेश ने जड़ा शानदार अर्धशतक और स्टार्क ने चटकाए 4 विकेट। कोलकाता ने वानखेड़े फतह किया है और इसी बीच कुछ पॉइंटर्स के जरिए इस मुकाबले का जिक्र है। 20 विकेट गिरे मुकाबले में, जिसमें से 14 तेज गेंदबाजों ने जबकि 5 स्पिनरों के खाते में गए हैं और 1 रन आउट हुआ। 83 रन की साझेदारी वेंकटेश अय्यर और मनीष ने छठे विकेट के लिए 62 गेंदों में की है और 4 बार लीग के इतिहास में सभी 20 विकेट गिरे। पिछली बार 2018 में ऐसा हुआ था। तो देखिए बाकी पूरी जानकारी साक्षी ने आपको बताई है। बढ़ते आगे पूजा। देखिए T20 विश्व कप की बात होगी। वेस्ट इंडीज ने घोषित की टीम शामार जोसेफ को इसमें जगह मिली है। तो कुल मिलाकर देखिए अब IPL जैसे ही सीजन खत्म होगा, क्योंकि देखिए पहले IPL की खुमारी रहती है। आप देखिए जिसको भी आप खासतौर पर यंगस्टर्स की बात करें, यूथ की बात करें, तो आपको उनके हाथ मोबाइल फ़ोन नज़र आएगा, आपकी टीवी की स्क्रीन पर आपको सिर्फ क्रिकेट मैच नज़र आएगा। लेकिन IPL के खुमार के बाद में T20 जब शुरू होगा तो T20 की खुमारी भी सर चढ़कर बोलने वाली है और ऐसे में जो टीम्स हैं वो डिक्लेयर हो रही हैं। और उस बीच टीम डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ ने भी अपनी टीम घोषित कर दी है और इसमें शामार जोसेफ को जगह मिली है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। भारत के पंचायती राज में महिलाओं के नेतृत्व की UN में काफी तारीफ हुई है। दरअसल रुचिरा कंबोज ने बताया कि क्या बदलाव हुआ। रुचिरा कंबोज ने बताई भारत की पंचायती राज सिस्टम की खासियत, भारत में लैंगिक समानता की दिशा में काफी काम हुआ, ये उनकी तरफ से इसमें जिक्र किया गया। और जो भारत के नेतृत्व की यहाँ पर UN में काफ़ी तारीफ हुई, भारत के पंचायती राज में महिलाओं की तारीफ हुई है। और आपको बताएंगे क्या कुछ रुचिरा कंबोज की तरफ से इसमें कहा गया। कंबोज ने कहा पंचायती राज सीधे लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें एक ग्राम सभा की पंचायत में सभी निवासियों की भागीदारी होती है। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत में ग्रामीण इलाकों में प्रशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनी है, इस पर भारत गर्व कर सकता है और इससे जमीनी स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लैंगिक समानता की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसका उल्लेख भी वो करती हुई नजर आई है। कंबोज ने कहा कि पंचायत राज सीधे लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ये दुनिया में पाए जाने वाले पारंपरिक नगरपालिका प्रशासन मॉडल से अलग है। पंचायती राज व्यवस्था से समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इसी बीच खबरों में बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर मुंबई से, जहां मुंबई में ईडी का छापा और 100 करोड़ रुपए को पूंजी घोटाले में ईडी ने सख्त कार्रवाई की। कई स्थानों पर इसे लेकर रेड पड़ी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां मुंबई ईडी का छापा और 100 करोड़ रुपए की पूंजी घोटाले में ईडी की ये सख्त छापेमारी कई जगहों पर देखने को मिली। इसमें दरअसल रंजना कुछ और जानकारी भी है। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान 5 करोड़ रुपए की नकदी, बैंक में जमा हुआ धन, आभूषण जब्त किए हैं। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी इसमें फ्रीज कर दिए गए हैं। तो 100 करोड़ रुपए की पूंजी घोटाले का ये पूरा मामला है। छापेमारी इसमें फिर से शुरू हो गई है और ये जानकारी मिली इसके दौरान व्यवसायी विनोद तुकराम खुटे, उनके परिवार, उनके करीबी, सब पर यह शिकंजा कसा जा रहा है और इसमें भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है। पुणे, नासिक और कोल्हापुर कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब्त धन को विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण के साथ फ्रीज कर दिया गया है। जांच एजेंसी ने बताया है कि शिकायत के आधार पर यह पूरी जांच की गई है। शिकायत में विनोद खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर, इसके अलावा अन्य के खिलाफ आरोप है। ये लोग पूंजी या मल्टी मार्केटिंग योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे और इस पूरे मामले में मुंबई ईडी ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में धन और आभूषण बरामद किए। बढ़ते आगे, लॉरेंस के गुर्गों के लिए हर महीने वसूली 20 लाख की वसूली। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। इस पूरे मामले में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में ही सेम की खबर मिल रही है। फिलहाल ये वसूली का मामला सामने आया। लॉरेंस के गुर्गों के लिए हर महीने वसूली। जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस के गुर्गों के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ जो नकेल कसने की कोशिशें की जा रही हैं, तो इस बीच हर महीने वसूली की बातें, मतलब ज़रा सोचिए कि लॉरेंस गैंग का जो पूरा का पूरा अपना एक नेक्सस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि भले ही ये लोग जेल में हो, सलाखों के पीछे हो, लेकिन इनकी एब्सेंस में भी
मार्केट से पैसा उठाना, वसूली करने के लिए इनके जो गुर्गे रहते हैं वो पूरा मामला, पूरा सिस्टम सेट करके रखते हैं और इसी को लेकर लगातार खुलासे होते रहे। 20 लाख की वसूली का मामला सामने आया कि लॉरेंस के गुर्गे हर महीने कितनी वसूली करते हैं, 20 लाख। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए एक्शन हुआ, 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में ही सेंध लगाई गई, 20 लाख की वसूली। आगे बढ़ते बात होगी सैमसंग की। मार्केट शेयर में एप्पल को भी पछाड़ दिया है सैमसंग ने। एप्पल 17% के साथ दूसरे स्थान पर है। तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि सैमसंग और एप्पल की अगर बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव कंपनी है, ऐसे में एप्पल को पछाड़ दिया है सैमसंग ने और सैमसंग ने मार्केट शेयर में एप्पल को पछाड़ दिया है और दुनिया की टॉप कंपनीज में सैमसंग का नाम है। एप्पल 17% यानी कि 17% यानी कि 17% अब जो है एक मानकर चलिए कि बढ़त बनाई है और पीछे छोड़ दिया। एप्पल 17% के साथ दूसरे स्थान पर है, तो वहीं सैमसंग लगातार टॉप कंपनीज में है, टॉप स्मार्टफोन कंपनी में लगातार बना हुआ है। एप्पल 17% के साथ में दूसरे स्थान पर है। सैमसंग ने मार्केट शेयर में एप्पल को पछाड़ दिया है। ये बड़ी अहम जानकारी है।